नमस्कार, मैं हूँ रीमा सिंह और आप देख रहे हैं नेशन वन। और हमारे इस खास प्रोग्राम नेशन मेनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे पास हमारे साथ जो इस वक्त एक शख्सियत है, वो एक ऐसी शख्सियत है जिनसे मिलवाना बेहद ज़रूरी था। ज़रूरी इसीलिए था क्योंकि जितने भी युवा हैं, यंगस्टर्स हैं, उनके फॉलोअर्स हैं। और फॉलोअर्स क्यों हैं वो हम आपको आगे बताएंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन कर पाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एसपी क्राइम लॉ एंड ऑर्डर पुलिस हेडक्वार्टर, साथ ही साथ विजिलेंस का भी अतिरिक्त प्रभार, श्वेता चौबे मैम। मैम, थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम निकाला और आप हमारे इस शो में आए। मैम, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, शुरुआत में इंस्पिरेशन क्या थी वो एक आपके लिए कि आपको लगा कि मुझे ये चीज़, मुझे यही करना है, जिसमें लोग कई बार क्विट कर देते हैं, नहीं कर पाते। थैंक यू सो मच रीमा, आज इस प्रोग्राम में मुझे बुलाने के लिए। एंड जैसा कि आपने सवाल किया मुझसे कि व्हाट वाज माय इंस्पिरेशन, तो मैं बताना चाहूँगी कि वर्दी ने मुझे शुरू से ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया है। एक ऐसा क्रेज़ था खाकी यूनिफॉर्म के लिए कि मेरे ख्याल से मैंने अपनी सारी जो मेहनत की वो इस खाकी यूनिफॉर्म को अटेन और अचीव करने के लिए की। मैं थर्ड जनरेशन हूँ अपनी फैमिली में जो पुलिस सर्विसेज में हूँ। मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो भी पुलिस सर्विसेज में थे। मेरे फादर जो हैं वो एडीजी रिटायर हुए फ्रॉम मध्य प्रदेश, ही वाज इन एमपी काडर। एंड कहीं ना कहीं उनसे बहुत ज़्यादा मैं इंस्पायर हुई और उनकी वर्किंग देखा मैंने, किस तरह से जो लोग हैं वो अपनी समस्या लेकर उनके पास आते थे और उनकी समस्याओं का वो कैसे निराकरण करते थे। और जब उन समस्या का निराकरण हो जाता था, निस्तारण हो जाता था, तो जो उन लोगों के चेहरे की खुशी थी और जो उनके द्वारा उनको दुआएं या ब्लेसिंग्स दी जाती थी, कहीं ना कहीं मेरी मोटिवेशन वहीं से जो है, आई गॉट मोटिवेटेड, आई गॉट इंस्पायर्ड। मेरी इंस्पिरेशन वहीं से है। मैंने उन्हें ऐसे टफ़ सर्कमस्टांसेस में काम करते देखा था और ऐसे टफ़ सिचुएशंस में वो जिस तरह के डिसीजंस लेते थे, तो उसने मुझे मोटिवेट किया और इंस्पायर किया इन सर्विसेज में आने के लिए। मैम, आपका जो इंस्पिरेशन था मुझे जब भी वो तो हमने सुनी और हमारे दर्शकों ने भी सुनी। एक कॉफ़ी भी साथ में साथ हो जाए तो मज़ा आ जाए। थैंक यू सो मच। तो मैम, ये अब आपसे जानना चाहेंगे कि सिविल सर्विसेज की जो तैयारी होती है, कहते हैं बहुत ज़्यादा कठिन होती है और मेंटली आप बहुत ज़्यादा प्रेशर भी लेते हैं। बोलते हैं कुछ लोग, तो मैम ऐसा भी कहते हैं कि कई सालों तक या 1 साल तक आप कमरे में बंद होकर पढ़ाई करते हैं, सोशल नेटवर्क, आपका फ़ोन, ये वो सारी चीज़ें वो हो जाती हैं। तो आपकी जो जर्नी थी, जो आपने जब तैयारी शुरू करी तो वो किस तरीके से शुरू हुई? क्या कभी दिमाग में आया कि शायद नहीं हो पाया? देखिए, 12th के बाद मैंने साइकोलॉजी ऑनर्स किया फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी इंद्रप्रस्थ कॉलेज, और उसके बाद मेरा मास्टर्स भी जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही साइकोलॉजी में ही हुआ। उसके बाद मैं JNU में अपने हायर एजुकेशन के लिए मैंने JNU ज्वाइन किया। मैंने अपनी मेडिकल एजुकेशनल साइकोलॉजी में वहाँ, और साथ ही साथ जो है मैंने प्रिपरेशन भी अपनी जारी रखी। कई बार ऐसा भी मौका आया जब ये होता था कि आपके साथ के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका सिलेक्शन हो जाता था और आप जो है कहीं ना कहीं मेंस या इंटरव्यू वाले किसी स्टेज में अटक जाते थे और आप नहीं आपका सिलेक्शन हो पाता था। तो वो एक स्टेज थोड़ी सी फ्रस्ट्रेटिंग थी। और कई बार ऐसा भी आया मौका कि लगा कि चलो लेट्स जस्ट गिव इट अप। और क्योंकि मैं रिसर्च में भी थी, आई वाज मुझे JRF मिल रहा था, फेलोशिप, एंड आई वाज डूइंग माय रिसर्च ऑल्सो। और साथ ही साथ फिर मैंने IIT कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा भी रही थी एज ए नेटवर्क लेक्चरर। तो ऐसा भी मौका आया कि लगा कि चलो लेट्स गो इनटू दिस प्रोफेशन ऑफ टीचिंग। तो वो भी प्रोफेशन एक ऐसा था जो इट वाज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। बट ये वाली जो एक चीज़ थी, वो वर्दी वाली जो चाम मैंने आपको बताया था, जो क्रेज़ था, वो छूटा नहीं, वो लगा रहा। एग्ज़ाम्स देती रही एंड आई क्वालिफाइड। फादर मेरे हमेशा यही कहते थे कि कोई अगर आपने लक्ष्य रखा है, गोल रखा है, तो उसके लिए कठिनाइयों का सामना तो आपको करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं वो जो एक सीख थी और एक पॉजिटिव एटीट्यूड,
उसने काफ़ी मदद की मुझे, और एक अपने ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी था कि नहीं, आई विल बी एबल टू क्रैक द एग्जाम। मैंने क्रैक किया, आई जॉइंड सर्विसेज। तो एक वर्दी की जो ताकत होती है, जो चमक होती है, एक रोशनी होती है, वो आपको दृढ़ निश्चय करने के लिए उत्साहित करती रहती है कि नहीं, आपको करना है। आप एक बार गिरेंगे, 2 बार गिरेंगे, 3 बार गिरेंगे, लेकिन चौथी बार ज़रूर उठेंगे। और वही शायद मैम ने किया, और मैम आज कितने लोग आपको फॉलो करते हैं। वर्दी की जो चमक होती है, जो शान होती है, जो रुतबा होता है, वो ऐसे ही नहीं मिल जाता। उसके पीछे एक कड़क ट्रेनिंग भी होती है, और कुछ लोग ट्रेनिंग क्विट कर देते हैं। वो इसलिए क्योंकि ट्रेनिंग करना हर किसी की बस की बात नहीं होती। लेकिन श्वेता चौबे जी ने वो ट्रेनिंग को कंप्लीट किया, और आज वो हमारे साथ बैठी हैं, इतने लोग उनको फॉलो करते हैं। तो मैम, आपसे जो मेरा अगला सवाल है वो ट्रेनिंग को लेकर है कि ट्रेनिंग कितनी टफ रही आपकी। क्या दिमाग में आया कि वो पार्ट टफ था जब मैं एग्जाम दे रही थी, या ट्रेनिंग वाला पार्ट ज़्यादा था? जो पुलिस की ट्रेनिंग है वो डेफिनेटली टफ़ होती है। बहुत समय से चूँकि हम लोग एग्ज़ामिनेशन के प्रेपरेशन में रहते हैं, फ़िज़िकल एक्टिविटी से बिल्कुल दूर हो जाते हैं, और जब एकेडमी पहुंचते हैं तो एक अलग तरह का चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर मिलता है वहाँ, क्योंकि हमें उतनी ही इंडोर क्लासेस होती हैं जितनी हमारी आउटडोर ट्रेनिंग पे फोकस किया जाता है। हमें फ़िज़िकली और मेंटली दोनों तरीके से प्रिपेयर करवाया जाता है ताकि हम इन सर्विसेज में खरे उतरे, हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें। फ़िज़िकल में हम लोगों को पीटी, जिम, असॉल्ट ट्रेनिंग, वेपन हैंडलिंग, वेपन ट्रेनिंग और लॉन्ग रूट मार्च, ये इन सभी में हमें जो है दक्ष बनाया जाता है। और साथ ही साथ इंडोर क्लासेस, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर, फोरेंसिक टूल्स के ऊपर, तो काफ़ी चीज़ें जो हैं एक विस्तृत रूप से हमारे कोर्स का हिस्सा होती हैं। फ़िज़िकल ट्रेनिंग टफ़ ज़रूर थी। हमारे जो उस्ताद हुआ करते थे, जो हमारे ट्रेनर्स थे जिन्हें हम कहते हैं, उन्होंने कभी भी फील्ड में ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया कि ये एक महिला अधिकारी है या एक ये पुरुष अधिकारी है। महिला अधिकारी है तो ये 10 किलोमीटर का लॉन्ग रूट मार्च पे नहीं जाएगी। इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहा। जो हमारे पुरुष अधिकारियों को करना होता था वही हमें भी करना होता था। जितने मुझे लगता था कि क्या मैं कभी भी चिन-अप्स और पुशअप्स कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, पर हाँ, ये सब मेरे ख्याल से फ़िज़िकल लिमिट्स को टेस्ट करते हैं। अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, मेंटली कैपेबल हैं, तो ये फ़िज़िकल बाउंडेशंस जो हैं ये आपको कहीं पे भी ये चैलेंजिंग तो डेफिनेटली होती हैं, पर कहीं ना कहीं आपने अगर ठान लिया तो ये आप आसानी से इस ट्रेनिंग को भी जो है आप पूरा कर सकते हैं। खासतौर से जो गर्ल्स हैं उनके लिए हम, जैसे मैम ने भी बोला कि मेंटली आपको बहुत ज़्यादा प्रिपेयर होने की ज़रूरत है, और अगर आप मेंटली प्रिपेयर हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। या फिर अगर आपको ये लगे कि हम गर्ल हैं, वो बुआएं हैं, हम महिला हैं, वो पुरुष हैं, तो कैसे होगा। लेकिन जब ट्रेनिंग पीरियड होता है तो सब कुछ एक समान होता है, और शायद इसीलिए बोलते हैं कि ट्रेनिंग टफ होती है, लेकिन अगर आप मेंटली प्रिपेयर हैं तो आपके लिए मुश्किल कुछ भी नहीं है। मैम, आफ्टर ट्रेनिंग आपको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिली, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का जो पैमाना था वो कितना था कि आपको लगा कि अब मुझे ये करना है या मुझे कुछ अलग कुछ करके दिखाना है, तो वो किस तरीके से आपने हैंडल किया? देखिए, पुलिसिंग में जब आते हैं तो हमको सिर्फ यही नहीं सोचना चाहिए कि हमारा जो एक काम है वो अपराध नियंत्रण तक ही सीमित है। जो एक पुलिस अधिकारी का रोल है, एक बहुत ही मल्टीफेकेटेड रोल है, मल्टीटास्किंग है, मेरे ख्याल से कहना चाहिए मुझे। अपराध नियंत्रण एक पार्ट है, लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेनेंस एक बहुत बड़ी चुनौती है, और उसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी मैनेज करना, जनता की जो समस्याएं हैं उसका निस्तारण और निराकरण करना, तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो एक पुलिस अधिकारी को करनी पड़ती है, देखनी पड़ती है। मेरे जो एज़ अंडर ट्रेनिंग मेरी पोस्टिंग थी वो देहरादून में थी, और उसके बाद मेरी पोस्टिंग हरिद्वार में एज़ सर्कल ऑफिसर हुई। उसके बाद जो एक सर्कल ऑफिसर के रूप में हरिद्वार में पोस्टिंग रही, तो वहाँ बहुत सारे चैलेंजेस थे इन द फॉर्म ऑफ क्राइम, क्योंकि नेबरिंग जो है हमारा यूपी के डिस्ट्रिक्ट्स बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर लगे हुए थे, तो वहाँ क्राइम का पैटर्न अलग तरह का था और क्राइम पे फोकस ज़्यादा था, अपराध नियंत्रण पर फोकस ज़्यादा था।
उसके अतिरिक्त मेले त्यौहार, कांवड़ एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जो कि हमने पहली बार वहाँ कांवड़ की ड्यूटी की लगातार। उसके बाद फिर 5-6 साल मैंने वहाँ कांवड़ की ड्यूटी में निभाई। और क्राउड मैनेजमेंट, क्राउड कंट्रोल एक बहुत बड़ा टास्क था, एक बहुत बड़ा टास्क और चैलेंज था। 2010 का जो महाकुंभ था उसमें मेरा रोल जो सीओ ट्रैफिक के रूप में था, एंटायर ट्रैफिक की प्लानिंग करना, मूवमेंट जो व्हीकुलर मूवमेंट था, उसके अलावा जो पेडेस्ट्रियन, जो पैदल हमारी जो एक ट्रैफिक मूवमेंट बनता है उसका मैनेजमेंट। तो वो एक नया तरह का एक्सपीरियंस था, एक नया टास्क था। और जो फाइनल हमारा स्नान था 13-14 अप्रैल का, उसमें जिस तरह की भीड़ और हुजूम आया था उसको मैनेज करना, उसने एक नई तरह की मेरे ख्याल से ट्रेनिंग हमें दी। मतलब ये पुलिस की जॉब एक ऐसी है जहाँ हर पल आप नई चीज़ें सीखते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि आज हम जो है वो हमको सारी चीज़ें आ गई हैं। तो वही मैंने बताया। और उसके बाद फिर जो है मेरी पोस्टिंग यहाँ देहरादून भी रही, एज़ सीओ डालनवाला, सीओ मसूरी के रूप में तैनात रही। राजधानी की पोस्टिंग थी, काफ़ी यहाँ अलग तरह का एक्सपोजर था। रोज़ का धरना, प्रदर्शन, जुलूस, उसको हैंडल करना, मैनेज करना, विधानसभा ड्यूटी, वीआईपी ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा थी। तो रोज़ एक नया चैलेंज आता था और उसको किस तरह से फेस करना, उस चैलेंज को उसने हमें बहुत कुछ सिखाया। और उसके बाद फिर मेरा जब प्रमोशन हुआ एज एडिशनल एसपी, मेरी पोस्टिंग नैनीताल भी रही। फिर 2016 का जो अर्ध कुंभ है वो भी एक नया तरह का टास्क था जिसे अच्छी तरह से निभाया। यहाँ पे मैं एसपी रूरल की तरह भी तैनात रही, एज एसपी सिटी भी और एज एसपी सीबीसीआईडी भी रही। तो अलग अलग तरह के जो है टास्क मिलते चले गए और करते भी चले गए और सीखते भी चले गए। मैम, कोविड एक ऐसा समय था जब मतलब त्राहिमाम हर जगह था। उस वक्त आपने जो काम किया उसको लोग आज भी याद करते हैं, उसकी सराहना करते हैं। तो वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। कोविड एक ऐसा समय था, उस समय मैं देहरादून में एज एसपी सिटी तैनात थी। तो हमें समझने और सीखने का कुछ मौका ही नहीं लगा। मतलब ये था कि कोविड आ गया और उसके बाद कई ऐसी नई चीज़ें थी जो सिर्फ हमको एज फ्रंटलाइन वर्कर्स हमें हैंडल करनी थी, मैनेज करनी थी। मुझे आज भी याद है कि एफआरआई में जो हमारा पहला केस आया था, उसके बाद एफआरआई को पूरी तरह से कंटेनमेंट जोन बना दिया गया था। उसकी पूरी सुरक्षा, उसकी गार्डिंग और किस तरह से उसके बाद एक एक करके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना, तो वो एक पूरी तरह से नया चैलेंज या नया टास्क था हमारे लिए, एक नई चुनौती थी, एक नया काम था। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। उसके अलावा जो है कुछ ऐसे सडनली लॉकडाउन घोषित हो गया और लॉकडाउन घोषित होने के बाद एक ऐसा तबका था जिससे उसका जो डेली अर्निंग पे डिपेंडेंट था, उससे उसकी रोज़ी रोटी छूट गई। और उसको लगा कि जो नियरेस्ट चौकी या थाना था वो एक अकेला ऐसा पॉइंट था जहां उसको कुछ सपोर्ट या मदद मिल सकती है। किस तरह से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, एनजीओज़ के साथ मिलकर हमने उस समय उन लोगों को जहां ड्राई राशन की ज़रूरत थी वहां तक ड्राई राशन पहुंचाया, जहां पे कुक्ड फूड, जिनके पास ऐसी स्थिति नहीं थी कि वो खाना बना सकें क्योंकि गैस सिलेंडर तक लाने की उनके पास वो सुविधा नहीं थी और होटल ढाबे वगैरह सब बंद हो गए थे, तो उनको कैसे हमने कुक्ड फूड उन तक पहुँचाया, 3 समय का कुक्ड फूड। और जो मेडिकल इमरजेंसीज़ थी, और मुझे आज भी याद है उस समय के जब हमारे कंटेनमेंट जोन बने थे, उनको हैंडल करना, उनको मैनेज करना। एक कंटेनमेंट जोन से रात में हमें इस तरह का डिस्ट्रेस कॉल आया कि एक प्रेग्नेंट लेडी है, उसको वहाँ से लेकर हॉस्पिटल तक पहुँचाना। तो पहले एक एम्बुलेंस ढूंढना, क्योंकि जो कंटेनमेंट जोन में थे या कोविड फैमिली से बिलोंग करते थे उनके लिए एक अलग सुविधा थी, तो वहाँ से उनको निकाल के हॉस्पिटल तक पहुँचाना। वैसी वाली सिचुएशन, रोज़ एक नए चैलेंज जो हैं वो हमारे पास आते थे। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में लोगों को जो है लेकर फिर उनको क्वारंटाइन सेंटर्स जो बने थे वहाँ तक पहुँचाना, तो नित नए चैलेंज आते हैं। और सबसे टफ इसमें ये टास्क था कि हमारा एक परिवार भी था। सही बात है, बेशक एक परिवार होने के बावजूद ऐसे समय में फ्रंट वॉरियर के तौर पर काम करना, पूरी हमारी पुलिस टीम जो है एक परिवार था उनका, तो उनकी भी केयर करना, उनको भी देखना। जिस तरह से
मैं खुद या मैंने मेरी जो टीम भी थी वो मैं देखती थी परिवार में, कहीं किसी के घर में किसी मेरे कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर के यहाँ कभी बेबी बॉर्न हुआ, वो इतना ज़्यादा उसके लिए एक इमोशनल क्षण था कि घर में जो है खुशियाँ आई हैं, परंतु वो कोविड के डर से, क्योंकि वो रोज़ जो है बाहर फील्ड में काम कर रहा था तो वो उस बच्चे को जाके देख नहीं पा रहा था। तो हमको उस टीम का मोटिवेशन बरकरार रखना, उनको सेफ रखना, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उसके बाद कोविड की जो सेकेंड लहर आई उसमें भी पुलिस ने जो है बढ़कर काम किया, ऑक्सीजन सिलेंडर्स पहुंचाना, लोगों के लिए बेड्स करवाना, प्लाज्मा देना और मेडिसिन्स पहुंचाना घरों तक। तो इन दोनों ही कोविड की लहर में मेरे ख्याल से पुलिस ने एक टीम की तरह बहुत अच्छा काम किया। मतलब ये सब सुनने के बाद एक सैल्यूट है मैम आपको और आपकी टीम को कि ऐसे वक्त में भी आपने अपनी टीम का ख्याल रखा, साथ ही साथ उन लोगों का भी ख्याल रखा जो परेशानी में थे। मैम एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब आपकी पोस्टिंग हो गई और एज अ फील्ड वर्कर जब आपने चार्ज संभाला तो कोई ऐसा टास्क था कि जो आपको लगा कि शायद मैं ये नहीं कर पाऊँगी, या फिर कोई ऐसा टास्क था जो आपको लगा उसको करने के बाद आपको बेहद खुशी मिली कि मतलब मन को अच्छा लगा? तो कुछ वो दो बातें आप बताना चाहेंगी आपकी लाइफ में हुई हो? जब हम वर्दी पहनते हैं तो हमें एक अलग तरह की पहचान तो मिलती है, पर साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी जो हैं वो एक्स्ट्रा बढ़ जाती हैं। मुझे आज भी एक घटना याद है, जनवरी 2019 की बात थी। मौसम बहुत ख़राब हो गया था और पर्यटक जो हैं वो धनौल्टी की तरफ गए थे और लगभग 250-300 गाड़ियाँ होंगी जो धनौल्टी में फंस गई थी। सुआखोली वाला रूट जो है बर्फबारी के कारण बिल्कुल पूरा ब्लॉक हो गया था। शाम के 6-7 बजे होंगे जब हमें डिस्ट्रेस कॉल आने चालू हो गए परिवार वालों के वहाँ से, क्योंकि नेटवर्क कनेक्टिविटी भी बहुत ख़राब हो गई थी और जो परिवार छोटे छोटे बच्चों के साथ गए थे वो बहुत परेशानी में आ गए थे। मेरी एसएसपी उस समय निवेदिता कुकरेती मैम थी, उन्होंने मुझे बोला कि श्वेता आप अपनी टीम लेकर जो है अभी तुरंत वहाँ पहुँचिए और एक उस पूरी रोड को क्लियर आउट करवाइए। सुआखोली के ऊपर तो गाड़ियों का मूवमेंट बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा था। हमारी टीम जो है पूरी हम 3-4 जेसीबी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लगभग हमें 10 से 12 किलोमीटर चलना पड़ा और लेबर्स के साथ उस रूट को बिल्कुल क्लियर करवाते हुए, और हम अपने साथ काफ़ी फूड पैकेट्स वगैरह भी लेकर गए थे क्योंकि बच्चे थे जो पूरे दिन से फंसे हुए थे वहाँ और परिवार था। और उन गाड़ियों को निकालते निकालते मेरे ख्याल से हमें सुबह के 6-7 बज गए थे और जब वो पूरी रोड हमने क्लियर आउट की, उन पूरे 250-300 परिवारों को निकाला, तो जो ब्लेसिंग्स मिली वो कहीं ना कहीं आज भी जो है खुशी देती। जब इस पोस्टिंग की बात आई तो डेफिनेटली ये चीज़ रही होगी कि एज अ महिला अधिकारी मैं एज एसपी सिटी इस राजधानी में परफॉर्म कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, पर मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि पुलिसिंग मैं कहना चाहूँगी जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है। अगर आप परफॉर्म करते हैं, आप ईमानदारी और लगन से अपना जो आपको टास्क असाइंड है वो आप करते हैं, तो आपके सबऑर्डिनेट्स, आपके सीनियर्स सब उस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं, आपके पोटेंशियल को रियलाइज़ करते हैं और एज अ टीम मेरे ख्याल से एक बहुत ही बेहतरीन मेरा कार्यकाल रहा। टीम ने भी सपोर्ट किया, मेरे सीनियर्स ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू माय सीनियर्स एंड माय टीम जिन्होंने पूरी मेरी हेल्प की। मेरे साथ जो है जितने केसेस थे उस समय हमने बड़े से बड़े जुलूस, धरना प्रदर्शन, CANRC से रिलेटेड जो है बड़े बड़े जुलूस और धरना प्रदर्शन रहे, उनको भी हमने बहुत ही टैक्टफुली और बहुत ही अच्छे से हैंडल किया। पब्लिक भी जो है वो सोचती है कि महिला अधिकारी है, ये हमारी बात को बहुत पॉजिटिवली और सिंसियरली लेंगी और सुनेंगी, तो वो कहीं ना कहीं जनता के साथ भी एक अच्छा संवाद स्थापित हो जाता है और उनको भी लगता है, जनता जब हमारे पास आती है एक महिला अधिकारी के पास, तो उन्हें भी ये महसूस होता है कि इन्होंने बहुत एम्पैथेटिकली हमारी बात सुनी, हमारी बात समझी और ज़रूर ये जो है न्याय संगत कार्रवाई करेगी। तो ऐसा नहीं है कि महिला अधिकारी होने के कारण जो है वो आप एक पुलिस ऑफिसर के रोल में परफॉर्म नहीं कर सकते। मुझे लगता है एक महिला अधिकारी के रूप में आप ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। आप वुमेन सिक्योरिटी हेल्पलाइन की प्रभारी भी हैं, तो महिलाएं जो है वो कितना आसान समझती हैं कि भाई हम जा सकते हैं अपनी शिकायत लेकर और वो हमारी बात सुनेंगी, क्योंकि ज़्यादातर महिलाएं जो होती हैं वो झिझकती हैं
कि हम जाएंगे पता नहीं बात सुनी जाए या ना सुनी जाए, लेकिन जब से आपने ये कार्यभार संभाला था तो औरतें काफ़ी वो हो गई थी कि आपके पास आती थी, अपनी बात कहती थी और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट भी होती थी। तो मैम, प्रदेश स्तर पर महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए क्या क्या नए स्कीम्स लागू हुई है या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं? एक समय था जब महिलाएं अपनी समस्याओं को लेकर थाने जाने में बहुत झिझकती थी। उन्हें लगता था कि हम थाने पहुंचेंगे तो हमारी समस्या सुनी जाएगी, नहीं सुनी जाएगी, और उन्हें ये भी वो इस चीज़ से भी वो हेजिटेट करती थी कि पुरुष अधिकारी हैं, वो उनकी समस्या को समझ पाएगा कि और उसका निस्तारण उस रूप से कर पाएगा कि नहीं। परंतु अब जो है, जो हमारा परसेंटेज ऑफ रजिस्ट्रेशन है, वो ये इस ओर इंगित करता है कि महिलाएं जो हैं वो अपने लीगल राइट्स के बारे में अवेयर हुई हैं। वो थाने जाके अपनी कंप्लेंट्स भी लिखा रही हैं। सबसे अच्छी बात है, हमारे जितने 160 थाने हैं उत्तराखंड में, सभी में जो है महिला हेल्प डेस्क स्थापित कर दी गई हैं। प्रत्येक थाने में एक महिला सब इंस्पेक्टर और 4 महिला कांस्टेबल्स की तैनाती है। इससे यह है कि जो महिला थानों में आ रही हैं उनकी समस्या को उनको अलग से एक जगह डेडिकेट की है जहां वो बैठ के महिला अधिकारियों को, महिला कर्मचारियों को अपनी समस्याएं सुना सकती हैं, रख सकती हैं। इसके अलावा लगातार जो है सेल्फ डिफेंस की जो वर्कशॉप हैं वो ऑर्गेनाइज़ कराई जा रही हैं। दूरस्थ जो हमारे जनपद हैं वहाँ पे लोकल स्कूल्स में हमारी टीम जाके सेल्फ डिफेंस की वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ कर रही हैं। अभी रिसेंटली माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा गौरा शक्ति ऐप जो है, जो उत्तराखंड पुलिस द्वारा डिज़ाइन किया गया है, उसे लॉन्च किया है, जिसमें कई तरह की सर्विसेज जो हैं वो हम महिलाओं को दे रहे हैं। SOS जो है हमारा बटन है, उसमें पैनिक डिस्ट्रेस बटन है, और इसके अलावा जो उसमें फ़ीचर्स हैं उसमें लोकल थानों तक, जो नियरेस्ट थानों की GPS लोकेशन है, जो हमारे हर जनपद के अधिकारी से लेकर थाना प्रभारी तक के नंबर्स उसमें हमने दिए हैं। महिलाओं के बारे में जो लीगल राइट्स हैं वो उसमें हमारे द्वारा जो हैं वो समय समय पर उसको अपडेट भी किया जा रहा है। और इसके अलावा महिलाएं जो हैं वो अपनी कंप्लेंट्स या तो उसकी वीडियो बनाकर या उसकी फ़ोटो लेकर जो है वो भी हमें प्रेषित कर सकती हैं। तो कुछ ना कुछ लगातार इस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं। जनपद देहरादून में जब मैं तैनात थी तब ऑपरेशन पिंक एक टीम जो है उसे हमने सड़कों पे उतारा था। जो हमारी महिला चीता फोर्स है वो स्पेशली जो स्कूल्स और कॉलेजेस की छुट्टी के टाइम थे, जो हमारे ऑफिसेस के छुट्टी का टाइम था, उस समय उनका मूवमेंट उस एरिया में रहता था। और कई ऐसी जो शिकायतें आती थी उनमें जो है हमने कार्रवाई भी की, काफ़ी उसमें हमने स्ट्रिक्ट एक्शंस भी लिए, जिसकी वजह से महिलाएं थोड़ा एक सेफ अपने आप को फील कर रही हैं। तो आपको ये भी बता दें कि जो समय समय पर अवेयरनेस कैंप्स हैं वो भी चल रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से चल रहे हैं। जो महिला हेल्पलाइन सेल्स हैं वो भी बहुत अच्छी तरीके से चलाए जा रहे हैं और महिलाएं आ रही हैं अपनी शिकायत लेकर। और कहीं ना कहीं मैम, जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, आपकी टीम काम कर रही है, तो उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट महिलाओं में देखने को मिल रहा है। जो चीज़ें बिगड़ रही थी और ये था कि वो सही नहीं होंगी, लेकिन जब वो आते हैं, उनकी काउंसलिंग होती है तो वो चीज़ें सही हो जाती है, तो उसका ग्राफ जो है वो कम हुआ है। तो अभी तक जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, श्वेता चौबे जी से जो हमने बात करी वो उनके कार्यकाल को लेकर बात करी, उनके काम को लेकर बात करी। लेकिन अब मैम, जितने फॉलोअर्स हैं आपके, क्योंकि आप एक पब्लिक फिगर हैं, एक सेलिब्रिटी हैं, तो लोग जानना चाहते हैं वो चीज़ें जो उनको नहीं पता है, और शायद वो आप गूगल पे सर्च करेंगे तो भी नहीं पता चलेगी। लेकिन मैम हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे ही जानना चाहेंगे। मैम, थोड़ा सा अब ये हटकर, मतलब अनऑफिशियल सवाल है कि आप एक अधिकारी हैं, आपके हस्बैंड भी अधिकारी हैं, तो किस तरीके से बैलेंस करते हैं? परिवार जो है किस तरीके से चलाते हैं? बच्चों को भी देखना है, तो वो एक बैलेंस जो होता है वो किस तरीके से आप कर पाते हैं? देखिए, पुलिस की जो सर्विसेज हैं उसमें अगर सबसे ज़्यादा कुछ चैलेंज है तो वो ये जो ड्वेल मैनेजमेंट है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है महिला अधिकारियों के लिए। और 24/7 की जॉब है हमारी, हमें पता नहीं कब हमारे को कॉल आ जाए, पर वर्क लाइफ बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे एक बहुत ही सपोर्टिव हस्बैंड मिले हैं, क्योंकि वो इस सर्विसेज से हैं, तो वो इस जॉब और प्रोफेशन के बारे में, उसके नेचर के बारे में जानते हैं।
तो एक बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन और सपोर्ट उनकी तरफ से रहता है। मेरी मदर जो है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विमेन है। उन्होंने मुझे हमेशा मेरे करियर में राइट फ्रॉम माय स्टूडेंट डेज टिल टुडे आज तक उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट दिया है और इन लॉज से भी मुझे बहुत सपोर्ट मिला। महिला अधिकारियों को जो है डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, कहीं ना कहीं फील्ड में 24/7 का उनका वर्किंग रहता है और घरों में भी उनकी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। बच्चों की अपनी अलग एक्सपेक्टेशंस होती हैं। मुझे आज तक याद है जब मेरी बेटी छोटी थी तो मैं हरिद्वार में उस समय पोस्टेड थी और मेरे साथ वो गश्त पे भी जाती थी। यहाँ पे भी जब मैं कभी रात में गश्त पे निकलती थी तो मेरे बेटा हमेशा मुझसे यही प्रश्न पूछता था, मम्मा क्या आपको जाना ज़रूरी है? तो बच्चों को ये चीज़ समझानी बतानी कि हम इसलिए जा रहे हैं ताकि जो जनता है वो सिक्योर्ड महसूस करे, पब्लिक सिक्योर्ड महसूस करे। उनकी सुरक्षा के लिए हमारा जो है घर से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब तो मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं और वो इस चीज़ को समझते हैं एंड दे फील प्राउड अबाउट इट। एक जो चीज़ है जो मुझे इस नौकरी में हमेशा से जो लगी वो त्योहारों का समय है, जब पूरी फैमिली जो है वो एकत्रित होती है और हमें फील्ड में रहना पड़ता है। पुलिस परिवार के लिए ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें हम सड़कों पे इसलिए रहते हैं ताकि जो जनता है वो अपने परिवार के साथ आराम से त्यौहार मना सके। तो वो चीज़ थोड़ी सी खलती है, पर अब तो इन सब चीज़ों से, चूँकि मैं खुद पुलिस परिवार से रही हूँ, मैंने ये चीज़ देखी है, तो मेरे बच्चे भी और परिवार भी जो है वो इससे एडजस्ट कर गया। तो मैम आपने बताया कि किस तरीके से फैमिली, मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है कि जब ज़रूरत होती है बच्चों को तो शायद आप वहाँ मौजूद नहीं रहते, या फिर जैसे मैम ने बोला कि गश्त पर भी वो अपनी बेटी को साथ में लेकर जाती थी, या फिर त्यौहार होता है तो ये चीज़ खलती है। सिर्फ ये नहीं कि वर्दी में है तो अधिकारी हैं तो कुछ करना नहीं पड़ता। आप चैन से सो रहे हैं वो इसलिए सो पा रहे हैं क्योंकि जो अधिकारी होते हैं, जो पुलिस टीम होता है, जो नेटवर्क होता है वो वहाँ मौजूद होता है ताकि कोई अनहोनी जो है वो ना घट सके। और परिवार का जो एक त्याग होता है वो तो रहता ही है, बिना परिवार के त्याग के आप इस मुकाम तक नहीं पहुंच सकते। और मैम इसीलिए हम लोग भी सैल्यूट करते हैं आपको कि आप हैं तो हम लोग भी सुरक्षित हैं। मैम अब आपसे एक हल्का सा हम सवाल करना चाहेंगे। जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी फॉलोअर्स हैं, वो जानना चाहते हैं कि जब श्वेता चौबे मैम रेस्ट पर होती हैं, छुट्टी पर होती हैं, वो क्या करना पसंद करती हैं, क्या खाना पसंद करती हैं, क्या फेवरेट एक ऐसा आइटम है जो आपको बेहद पसंद है, या कुकिंग करना भी पसंद है? आपके हस्बैंड को आपके हाथ का क्या पसंद है? पुलिस की सर्विसेज ऐसी हैं जहां बहुत ही रेयर चांस होता है दैट आप अपनी फैमिली को टाइम दे पाएँ या उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर पाएँ। पर जब भी मुझे ऐसा मौका मिलता है या ऐसा क्षण मिलता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि क्वालिटी टाइम जो है वो फैमिली के साथ स्पेंड करूँ। मेरे हस्बैंड जो हैं उनकी पोस्टिंग और मेरी पोस्टिंग अलग अलग जगह होती है, तो हम कोशिश करते हैं जब भी ऐसे कोई छुट्टी का टाइम हो तो साथ में ही हम ट्रैक पे निकल जाते हैं। दूसरी अगर मेरी हॉबी की बात करूं तो बुक रीडिंग इज़ वन थिंग जो काफ़ी मुझे रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है। जहां तक कुकिंग की बात है तो आई फील माय हस्बैंड इज़ अ बेटर कुक देन मी, और वो अलग अलग डिशेस जो हैं वो बना के हमें खिलाते हैं एंड वी रियली इन्जॉय दोज मोमेंट्स। और मुझे तो घर का अगर गर्मा गर्म खाना मिल जाए तो मेरे लिए दैट इज़ अ पार्टी इन इटसेल्फ, बिकॉज हम लोग रेयरली हमें ऐसा मौका मिलता है जब आराम से बैठ के हम फैमिली के साथ जो है कोई मील इन्जॉय कर पाएँ। जहाँ तक बच्चों का सवाल है, गो आउट एट टाइम्स जब मौका मिलता है। माई किड्स आर वेरी फॉन्ड ऑफ चाइनीज़ फूड, तो जब भी ऐसा टाइम मिलता है तो आई टेक देम आउट और हम इंजॉय करने उनके फेवरेट चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स में जाते हैं। मैम आप बहुत से लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है, आपको लोग देखकर इंस्पायर होते हैं, तो महिलाएं या बालिकाएं जो हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से महिलाओं और बालिकाओं को बताना चाहूँगी कि वो पुलिसिंग को एक करियर के रूप में, एक प्रोफेशन के रूप में ऑप्ट कर सकती हैं। अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगी यहाँ तो समाज में एक अलग तरह की प्रतिष्ठा और एक अलग तरह की पहचान मिलेगी। तो जिस तरीके से अभी श्वेता मैम ने आपको बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा जो महिलाएं हैं वो इस प्रोफेशन में जा सकती हैं,
ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते या फिर आप कर रहे हैं और आप ये सोचेंगे कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, आप उसे क्विट कर दें। बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि मैम ने भी बोला कि मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं तो आप इस प्रोफेशन को ज्वाइन करें। ये थी लेडी सिंगम IPS ऑफिसर श्वेता चौबे, और ऐसे ही खास शख्सियतों की जिंदगी की रियल स्टोरीज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने रिव्यूज कमेंट्स के जरिए हमें जरूर भेजें।